अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके, जहां आज हम ज़रा नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही हटके बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन नीम खुशखबरियां हैं। पहली खुशखबरी ये है कि टॉक शोज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भरपूर खून खराबे के बाद सिंध और वफाक एक बार फिर मफाहमत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम ज़रा पूछते हैं मुबश्शिर ज़ैदी साहब से। मुबश्शिर ज़ैदी, आप एक चीज़ बताएं, अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, दो और खुशखबरियाँ भी हैं हमारे पास, तो ज़रा जल्दी से बताएं कि अंदर की बात क्या हुई है, अंदर की खबर क्या है। जी ज़रार, क्योंकि आपने सब टीवी चैनल्स पे सुन लिया है कि जी विफाक ने टका सा जवाब दे दिया और सिंध मायूस लौट आया, लेकिन जाहिर है जब दो इतने बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स विफाक के और सिंध के मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी। मेरे ख्याल में हम क्योंकि सतही तौर पर चीज़ों को देखते हैं तो हम वही कहते हैं कि जनाब टका सा जवाब दे दिया और ऑपरेशन ख़त्म नहीं होगा। बात ऑपरेशन के ख़त्म होने की थी ही नहीं, बात थी दो चीज़ों की जो सिंध ने, जिसका करारदाद में भी जिक्र था कि जनाब आप एक तो सरकारी दफातर पर छापे मारने का हक़ रेंजर्स को उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है उसकी आपको अप्रूवल नहीं देंगे। और दूसरी बात जिसको डायरेक्टली लिंक किया जा रहा था डॉक्टर आसिम के साथ कि एक ऐसे शख्स को जिसके ऊपर दहशतगर्दी का शुबा ना हो बल्कि दहशतगर्दों की मावनत का शुबा हो, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने का इख्तियार वज़ीर आला की मंजूरी से मशरूत होगा। तो सिंध में जो हुकूमत के ज़राए हैं उनका ये दावा है कि वज़ीर आज़म ने दोनों शर्तें मान ली हैं और कहा है कि जब अगले हफ्ते चौधरी निसार वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं वो जब कराची आएंगे तो उस मामले पे फॉर्मली ये चीज़ हो जाएगी। अब ये चीज़ बाहर आएगी या नहीं आएगी वो अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि बहरहाल रेंजर्स की जो एक्सटेंशन है वो फरवरी में दोबारा ख़त्म हो जाएगी, तो शायद जब नई एक्सटेंशन हो तो ये चीज़ें उसमें या तो शामिल कर ली जाएँ। मसला सिर्फ था कि इस वक्त हर कोई फेस सेविंग चाह रहा था, जिसमें सिंध हुकूमत भी, विफाक भी और जाहिर है रेंजर्स किसी हद तक भी। तो मेरे ख्याल में सबको अपनी अपना जो है फेस सेविंग का मवाद सारे उससे मिल गया है। तो आप इसे खुशखबरी कह लें, आप इसे मुफाहिमत कह लें, आप इसे कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग कह लें, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है बहरहाल। बिल्कुल, कोई लोग इसको मुकमुका भी कहेंगे, ये उनका हक है, एक आज़ाद मुल्क है। अब इसमें दो और एस्पेक्ट्स हैं मुर्शद साहब और मुबश्शिर, कि इसमें कुछ मुझे हकीकत पसंदी भी नज़र आ रही है, क्योंकि एक जानिब ये अंसार अब्बासी साहब का कल न्यूज़ में कॉलम छपा है और मैं इत्तेफाक करता हूँ वो जो बात कह रहे हैं कि फ़ारूक एच नाइक ने रिपोर्टेडली जरदारी साहब को बताया कि जी आपका जो केस है ना ये कोर्ट जाने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात आपको अच्छी याद आएगी, ये भी कहा गया एक सोर्स के मुताबिक कि जो लैंग्वेज यूज़ की है रेजोल्यूशन में वो स्टैंड अप कर ही नहीं सकती, वही लीगल ड्राफ्ट्समैन वाली बात। अच्छा, वफाक की अगर हम बात करें तो इसमें भी एक हकीकत पसंदी ये है कि बेशक अगरचे वो कोalition गवर्नमेंट के मोहताज नहीं हैं, दे कैन गो इट अलोन, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मुल्क की बाकी सियासी पार्टियों की सपोर्ट उनको नहीं चाहिए। तो वुड यू थिंक रियलिस्टिक, या बाकी सूबों की, या बाकी सूबों की, बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई प्रोलॉन्ग्ड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होती है तो फिर जाहिर है बहुत स्पॉयलर्स होते हैं, वो भी अंदर एंटर हो जाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक मुर्शद साहब? मेरा ख्याल है मुबश्शिर इस्लामाबाद में बैठे हैं और इस्लामाबाद से जो खबरें आती हैं वो ठीक ठाक ही होती हैं। अगर इसी तरह की खबर है तो फिर तो ये विन विन सिचुएशन है, नो डाउट। और अभी भी मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि कल ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बयानबाजी की जंग भी चलेगी, ग्रैंड स्टैंडिंग भी होगी, लेकिन अल्टीमेटली मेरी नज़र में शायद आप भी एग्री करें चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ ही जाएंगी। अच्छा, अब खुशखबरी नंबर टू ये है कि आज ज़ोब में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक का के वेस्टर्न रूट का इफ्तिताह किया। अब इन एंड ऑफ इटसेल्फ ये गुड न्यूज़ है, सीपैक पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन मेरी नज़र में जो असल खुशखबरी यहाँ है कि तमाम सियासी पार्टियों ने इसका खैर मकदम किया है, और ख़ास तौर पर अवामी नेशनल पार्टी जिनके बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, एक पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश की थी कि जी वेस्टर्न रूट को निगलेक्ट किया जा रहा है वगैरह वगैरह, उन्होंने भी खैर मकदम किया और कहा है कि इसके बनाने से इस खित्ते में खुशहाली भी आएगी और इसकी वजह से दहशतगर्दी भी कम होगी।
ये है। हासिल बजंजो भी थे वहाँ। वज़ीर आज़म खसूसी तौर पर मियाँ इफ्तिखार हुसैन को साथ लेकर गए थे, जो कि ANP के एक सेंट्रल लीडर भी हैं, जस्ट टू शो दैट कि तमाम पार्टीज़ इस मसले पर कम अज़ कम CPAC के मसले पर बिल्कुल एक पेज के ऊपर है। मौलाना फजलुर रहमान भी थे, महमूद अचकज़ई भी थे, बिल्कुल मुस्लिम लीग काफ के मुशाहिद हुसैन भी थे, हासिल बजंजो भी थे। और क्या चाहिए? तीसरी खुशखबरी चाहिए जो आप बताएंगे। तीसरी खुशखबरी का ताल्लुक़ जो है वो कल सेनेट के इजलास से है। रज़ा रब्बानी साहब ने सरताज अजीज़ साहब से पूछा कि 27 दिसंबर को जनरल राहील शरीफ काबुल गए थे, वो कब के आ चुके, क्या ख़बर है, क्या पेशरफ हुई? सरताज अजीज़ ने कहा मुझे नहीं पता। ISPR का जो ट्विटर है आसिम बाजवा साहब का, डिप्टी जनरल साहब का, वो काफ़ी है। तो उन्होंने कहा तो क्या मतलब है कि ISPR जो है दफ्तर ख़ारजा का भी अब काम कर रहा है। बहरहाल एक तफरी चलती रही। सरताज अजीज़ ने कहा जी डिफेंस मिनिस्टर से पूछें। डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन का वक्फ़ा दें कि हुआ क्या। आज आसिम बाजवा ने मुश्किल आसान कर दी। ये हुआ है काबुल में जब राहील शरीफ साहब गए हैं कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों मुल्कों के DGMOs उनके दरमियान हॉटलाइन कायम हो गई है। इंटेलिजेंस शेयरिंग और इंटेलिजेंस की बुनियाद पे मुश्तरका ऑपरेशन, इस पे इत्तफाक हो गया है। और ये पहले भी ज़ाहिर है कि इस तरह इत्तफाक होता रहा, लेकिन इस दफ़ा शायद इसलिए ये हमें संजीदगी से लेना चाहिए कि जैसे ही बूदी काबुल से निकले राहील शरीफ काबुल पहुंच गए, और उसके ऊपर आइसिंग ऑन द केक मुशीर अमूर ख़ारजा सरताज अजीज़ का ताज़ा तरीन बयान है कि पाकिस्तान को अपने से ज़्यादा अफ़गानिस्तान में दाइश की बढ़ती हुई सरगर्मियों की फ़िक्र है। और उन्होंने ये भी कहा है तालिबान अगर अमन मुज़ाकरात चाहते हैं तो उन्हें तखरीब कारी बंद करना होगी। पहली दफ़ा किसी के मुंह से और इस लेवल पे तालिबान और तखरीब कारी का ये लफ्ज़ सुना है। मज़ीद उन्होंने कहा है कि तखरीब कारी बंद करना होगी, और यही अफ़गान हुकूमत का भी मौक़िफ़ है। यानी पाकिस्तान का जो मुशीर ख़ारजा है जी वो ये इस लिहाज से जो है पेशरफ खासी अहम है कि पहली दफ़ा मुझे शायद एक पेज पे कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए अच्छी बात है। वैसे मैं तो हैरान हूँ और बिल्कुल इस पेज पे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, इस पेज पे अमेरिका भी आ गया है, इस पेज पे अफगानिस्तान भी आ गया। अमेरिका कैसे आ गया? आपने देखा होगा कि बड़े दिनों से अमेरिका की तरफ से कोई हक्कानी नेटवर्क के बारे में बयान नहीं आया। तो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालिया टॉक्स हो रही थी उसमें पाकिस्तान ने क्लियरली बता दिया है कि जनाब हम अब हक्कानी नेटवर्क से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो माजी में हो चुका है उसको छोड़िए। और अमेरिका ने देख लिया है और उनका भी ये ख्याल है कि इस दफ़ा जो डायलॉग्स होंगे, जो बातचीत होगी नेक्स्ट मंथ, वो बहुत कंक्रीट बुनियादों पर होगी और उसमें बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे जिसमें सबको जो है ना पॉलिसी को एडहेयर करना पड़ेगा। चाइना भी इसमें शामिल है एज ए स्टेक होल्डर। तो वी आर होपिंग, क्योंकि जो आर्मी चीफ का दौरा था काबुल का, उसके बारे में यही कहा जा रहा था कि इसमें बहुत सी चीज़ें तय हो जाएंगी, और वो क्या हुई हैं वो जाहिर है जब सरताज अजीज़ साहब को नहीं पता तो मैं आपको फ़िलहाल कैसे बता सकता हूँ, लेकिन अगर एक दो दिन दें तो शायद मैं। लेकिन मुबशिर आज उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने बात क्लियर कर दी है ना कि ये चीज़ें तय हुई। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो हैं हॉटलाइन का होना, मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होना, ये पहले भी होता रहा लेकिन इस दफ़ा खासा अहम है। दूसरे ये कि अब आखिरी मसला ये है कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पे कैसे लाया जाए। रूस भी राब्ते कर रहा है, चीन भी राब्ते कर रहा है, अमेरिका भी ज़ोर लगा रहा है। लग रहा है कि तालिबान अप्रैल ऑफेंसिव जो है उससे पहले मुज़ाकरात की मेज़ पे आ जाएंगे। अगर अप्रैल से पहले मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं आते तो ये एक तशवीशनाक बात होगी। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी आपने मुबशिर साहब आपने कहा था कि अमेरिका की तरफ से हक्कानी नेटवर्क के बारे में कोई बयान नहीं आया, जो हमें पता है कि हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई तो ऐसा बयान कर ही देता है अमेरिकन हुकूमत से। एक और चीज़ भी है कि हक्कानी नेटवर्क से भी कुछ काफ़ी टाइम से कोई बयान नहीं आया। तो अब जाहिर है कि हम तो सिग्नल्स और क्लूज़ देख रहे होते हैं, तो हो सकता है कि इसमें भी एक क्लू है कि कुछ प्रेशर अप्लाई किया गया है कि जी आप डाउनग्रेड कर लें, थोड़ा सा खामोश हो जाए।
व्हाट डू यू थिंक? और ज़रा एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए, मोदी जो नरेंद्र मोदी का दौरा पाकिस्तान था वो सिर्फ पाकिस्तान और भारत से जुड़ा हुआ नहीं है, उसमें काबुल भी एज अ सेंटर पॉइंट है इस सारे सूरत हाल के अंदर। और जब मोदी ने वहाँ कहा कि पाकिस्तान कैन बी अ ब्रिज बिटवीन काबुल एंड दिल्ली, तो उन्होंने भी पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को बहरहाल तस्लीम किया। ये अच्छी बात है कि तमाम स्टेक होल्डर्स रियलिस्टिकली जायज़ा ले रहे हैं कि उनकी पोजीशन क्या है और वो क्या कर सकते हैं। और कल कला अगर आप दोनों को ये पता चला कि काशगर में या उज़्बेकिस्तान में पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं 4-5 अफ़गान फरीकों के दरमियान, तो हैरत का इजहार नहीं कीजिएगा, ब्रेक ले लीजिएगा। वेलकम बैक जी। अब आपने खुशखबरियाँ सुन ली, लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार हम टॉक शो होस्ट हैं, हम एंकर्स हैं, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा होता है कि हर शो में कम से कम एक बार अवाम को थोड़ा डराना भी होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आने वाले साल 2016 में इंतहा किस्म की तबाही आने वाली है, और इस तबाही को लाएगी एल नीनियो वेदर सिस्टम। ये क्या है मुझे ज़्यादा नहीं पता, मुझे गूगल करने का मौका नहीं मिला शो से पहले। वसत साहब प्लीज़ बताएं। हाँ जी, एल नीनियो हर 7वें-8वें साल बाद दुनिया का जो सबसे बड़ा समंदर है बहरुल काहिल, उसमें जो पानी का दर्जा हरारत है वो अचानक से तब्दील होना शुरू होता है। उससे जो हवा का दबाव है उसमें कमी बेशी आनी शुरू होती है। उसमें कमी बेशी आती है तो उसका असर मौसमों पे पड़ता है, मौसम पगला जाता है, कहीं शदीद सैलाब आते हैं, कहीं बिल्कुल खुश्क साली होती है, और कहीं शदीद गर्मी होती है, शदीद सर्दी अचानक पड़नी शुरू हो जाती है। और एल नीनियो के असरात 2 बरस तक रहते हैं। आखिरी जो बड़ा एल नीनियो वेव आया था वो 97-98 में आया था, जिसकी वजह से अफ्रीका में शदीद कहर साली हुई थी। आजकल फिर दुनिया इसकी लपेट में है। आपने ख़बरें सुनी होंगी कि जनूबी अमेरिका में पैराग्वे, यूरुग्वे, एक्वाडोर, चिली, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में पिछले 50 साल में शदीद तरीन सैलाब आए हैं। बरतानिया में सैलाब आए हैं। पाकिस्तान में अब देखना ही है कि जून जुलाई में जो मानसून आ रहा है, बल्कि साउथ एशिया में वो क्या क्या गुल खिलाता है एल नीनियो के तुफैल। अफ्रीका में खुश्क साली का ख़तरा बढ़ गया है, और 2015 ऑलरेडी गर्म तरीन साल था। नया साल जो शुरू होने वाला है 2016, उसके बारे में भी यही पेशन गोई है। ये मैं नहीं डरा रहा, नासा जो ऊपर से खला से तस्वीरें ले रहा है वो बदलती हुई सूरत हाल को बता रहा है। तो 2016 में हमें अलर्ट रहना चाहिए। खुराक की किल्लत हो सकती है, खुश्क साली वगैरह हो सकती है। IMF की जो सरबराह हैं क्रिस्टीना लगार्दे, उन्होंने कहा है कि 2016 में आलमी शरह पैदावार सुस्त हो जाएगी। चाइना की जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी स्लो होनी शुरू हो गई है, और ये इसे आप चाहें तो एक तरह का इंडस्ट्रियल एल नीनो कह सकते हैं जो कि बन रहा है। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों को अगर हम मिला लें, हाँ, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ और ऊपर से नेचुरल डिजास्टर्स या फ्लडिंग है, इस तरह की चीज़ें, तो एक कैसे कहते हैं ना परफेक्ट स्टॉर्म डेवलप होता है। अब मसला क्या है कि हम रोक तो इसे नहीं सकते, लेकिन हम ज़रूर इसके असरात को थोड़ा सा कंट्रोल या कम करने की कोशिश। नेशनल एक्शन प्लान, अब नेशनल एक्शन प्लान की बात की, नेशनल एक्शन प्लान तो हमारे पास है, कुछ हद तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। मुबश्शिर साहब मुझे बताएं कि कोई क्लाइमेट एक्शन प्लान पर कोई सोच है इस्लामाबाद में, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में, क्योंकि आखिरकार आप सैलाब के ऊपर बॉम्ब नहीं गिरा सकते, आप मिलिट्री ऑपरेशन में बारिश को काबू नहीं कर सकते, तो कोई थिंकिंग है कि हम किस तरह इसको टैकल करेंगे, क्योंकि ये एक डिजास्टर है वेटिंग टू हैपन? देखिए, मेरे ख्याल में हमारा ये जो नेशनल एनवायरमेंटल एक्शन प्लान है वो सिर्फ कागज़ों में ही है, और कोई उस पर तवज्जो नहीं दे रहा। यहाँ इस्लामाबाद की हद तक अगर मैं बताऊँ, येस वो ज़रूर ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हर साल जो है $4 बिलियन का नुकसान होता है इन्वायरमेंट की वजह से, और ख़ास तौर पे अब जो मौसम अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, इस साल भी 15% कम बारिशें हुई हैं,
और कहा यह जा रहा है कि नेक्स्ट मॉनसून में या तो बिलो एवरेज हो जाएंगी या अबव एवरेज हो जाएंगी। दोनों सूरतों में पाकिस्तान में ख़तरा है, और ये ख़तरा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडोनेशिया जैसे मुल्क में अभी गुज़िस्ता चंद माह से एक ड्राउट की सी सिचुएशन क्रिएट हुई उनके कुछ इलाकों में। तो ये जो वेदर पैटर्न्स अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं, एल नीनो इफेक्ट पाकिस्तान में जो 98-97 का जिक्र करते हैं, तो पाकिस्तान में आपको याद होगा कि ख़ासी उस वक्त एक मिनी कहत साली की सी कैफियत हो गई थी, क्योंकि बारिशें नहीं हो रही थी एल नीनो की वजह से। और अब जो यहाँ के जो मेटेरोलॉजिस्ट हैं या इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो इस बात का ख़तरे का ज़रूर इजहार कर रहे हैं कि इसका असर पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमारी इसे खुशकिस्मती कह लीजिए या बदकिस्मती कह लीजिए, हमारे यहाँ कुछ ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं ही नहीं जो कि इसमें आगे बढ़ के इसको जो है ना प्रीएम्प्ट करें या इसके बारे में कोई वार्निंग जारी कर दें या इस बारे में कुछ तहकीक कर लें। तो मेरे ख्याल में सबकी नज़रें वेस्ट की तरफ लगी रहती हैं कि वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में और इंस्टीट्यूट्स में जो रिसर्च हो रही है उसमें से कोई देख लें कि जनाब ये इंडियन ओशन या पाकिस्तान और इंडिया में क्या होने और वाला उसको है, एक तो अपने पॉलिसी पेपर की एक शक्ल दे दें। अच्छा, आप दोनों को हैरत तो नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि शाम में जो खाना जंगी हो रही है वो एल नीनो की वजह से है? हैरत होगी। एक रीजन है, बिल्कुल आपने पहले भी ये बात की, तो मुझे बिल्कुल है। 2006 में वहाँ कहत साली शुरू हुई विच वाज वेरी अनयूजुअल। उसकी वजह से किसानों ने रुख करना कर दिया, शहरों में जो सिविक इम्यूनिटीज थी ज़ाहिर है उन पे बोझ पड़ गया, उनका ज़ाहिर है पैमाना सब्र लबरेज हो गया, मुजाहरे शुरू हो गए 2-3 साल के बाद, और फिर यहाँ तक हालात हिस्ट्री। तो अब ये साहब का जो शेर है ना कि मगज को बाग में जाने ना दीजो कि नाहक खून परवाने का होगा, ये एल नीनियो के ही बारे में। अब ये एक बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि अक्सर जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं हम समझते हैं ठीक है गर्मी हो जाएगी, ये थोड़े क्या मसला है, बारिश ज़्यादा हो जाएगी। इसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होते हैं। अगर खुदा न खास्ता आप सोचें कि अगर पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर कोलैप्स करने लगता है तो जो सारे काश्तकार हैं वो कहाँ जाएंगे? शहरों की तरफ जाएंगे रोजगार ढूंढने। एकदम करोड़ों की तादाद में आपके पास एक तबका हंगामे फूट सकते हैं, हंगामे लॉ एंड ऑर्डर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा था कि जो पिछली हीट वेव थी और कराची से, उसके पॉलिटिकल इफेक्ट्स थे। जी मुबशर, ज़रा जो बलूचिस्तान में और जो जनूबी पंजाब में पानी की ऑलरेडी इतनी शदीद किल्लत हो रही है, और जो दूसरे शहरों में भी धड़ाधड़ बोरिंग करके निकाल रहे हैं, जो पानी का लेवल ड्रॉप आउट हो रहा है, तो अगली जंग जो है वो यही कहा जाता है कि 5-10 साल बाद पानी के ऊपर होगी, पानीपत में नहीं होगी। बिल्कुल सही है। मैं जो है ब्रेक लेने से पहले एल नीनियो पे एक और शेर मुझे याद आ रहा है। हर एक शय का ताल्लुक है दूसरी शय से, हवा चली तो बिखरने लगे खसो खाशाक। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। अब जब भी हम देश के बारे में बात करते हैं तो या तो किसी दहशतगर्द कार्रवाई का जिक्र होता है या तो मैदान जंग में किसी जीत के बारे में बताया जाता है। इससे एक तस्वुर पैदा होता है कि दाइश इतनी ताकतवर है कि उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे दाइश की सबसे बड़ी शिकस्त के बारे में। 3 रोज़ कबल इराकी हुकूमत ने ऐलान किया था कि इराकी शहर रमादी को दाइश के कब्ज़े से वापस ले लिया गया है। अब ये एक बहुत अहम खबर है, इसलिए क्योंकि रमादी एक बहुत अहम शहर है। बगदाद से सिर्फ 60 मील दूर है। अनबार सूबे का दारुल हुकूमत है रमादी। 17 लाख की आबादी है जिनसे दाइश टैक्स भी हासिल करती थी, और रमादी के इर्द गिर्द ऑयल फील्ड्स भी हैं जो भी दाइश के लिए एक ज़रिया आमदनी बन गई थी। इसके साथ साथ रमादी उस हाईवे पर है, वो एक बहुत क्रूशल ट्रेड रूट है जो बगदाद से उर्दान और शाम की सरहद तक जाता है। अब ये है रमादी की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, लेकिन रमादी की सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस भी बहुत है, क्योंकि मई में जब दाइश ने काफ़ी महीनों की लड़ाई के बाद रमादी पर आखिरकार कब्ज़ा कर लिया था, तो उनकी नफरी इराक फ़ौज की नफरी से बहुत कम थी।
इराक फौज लड़ नहीं सकी, इराकी फौज लड़ नहीं सकी, भाग गए पीछे, अपने सारे असला और इक्विपमेंट छोड़ दिया। और जाहिर है कि दाइश के लिए ना सिर्फ ये एक मैदान जंग में जीत थी बल्कि एक प्रोपेगेंडा विक्ट्री भी थी। वो कहने लगे कि देखें हमारे एक शेर इन 10,000 गीदड़ों को मार सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। चुनाचे रिक्रूटमेंट भी बहुत हुई। और जो भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात ये थी कि अनबार के जो कबायली सरदार हैं, जो सब सुन्नी हैं, पहले तो वो दाइश के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन एक दफ़ा इराकी हुकूमत खुद पीछे हट गई तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी हिफाजत नहीं कर सकते, चुनाचे बेहतर है कि हम दाइश के साथ एक समझौता कर लें। तो डर इस बात का था कि रमादी भी रक्का की तरह दाइश के लिए एक बेस बन जाएगा जहां से शायद वो बगदाद पर भी हमला कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार इराकी फ़ौज कामयाब हो गई। इसमें देर बहुत लगी और उसकी भी एक दो वजूहत हैं कि एक तो पूरी फ़ौज को रीऑर्गेनाइज करना था और दूसरा कि इस दफ़ा वो शिया मिलिशियाज का इस्तेमाल कम करना चाह रहे थे। तकरीत में जब इराकी फ़ौज दाखिल हुई थी तो शिया मिलिशियाज ने काफ़ी इंतकामी कार्रवाइयाँ की थी, लूट मार भी हुई थी। चुनाची जो मुकामी लोग थे वो नाराज़ हुए थे और रमादी में वो ये नहीं करना चाहते थे। एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वसत के अगर रमादी अब कैप्चर हो गया है तो ये कह रहे हैं कि अगला निशाना मोसुल पर होगा और अगर मोसुल देश से वापस लिया जाए तो ये जो एक इम्प्रेशन बना हुआ था कि ये एक जगरनॉट है, इसको आप नहीं रोक सकते, वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। अच्छा, अब मशरक़ वस्ता की बात करें तो एक जानिब तो ये लड़ाई है और दूसरी जानिब वो है जो तुर्की और रशिया या इन दिस के सदर पुतिन और सदर एर्दोआन के बीच में हो रही है। आपको पता है ये कहाँ शुरू हुई है? तुर्की ने एक फाइटर प्लेन रशिया का शूट डाउन किया था। तुर्की का कहना था कि वो उसकी सरहद में दाखिल हो गया। उसके बाद बहुत सारी तू मैं हुई रूस और तुर्की के बीच, लेकिन अब कुछ ऐसा लग रहा है कि ये दो रियासतों या दो वर्ल्ड लीडर्स के बीच में लड़ाई नहीं है बल्कि दो स्कूल के बच्चों के बीच में लड़ाई है। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हाल में ही पुतिन ने अपनी सालाना न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, सैकड़ों सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे और पुतिन साहब सवालों का जवाब दे रहे थे। एक सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि तुर्की और अमेरिका मिलकर रूस की मुखालफत कर रहे हैं? तो पुतिन साहब ने कोई बड़ी एक अजीब व गरीब बात की, आपको एक बार सुना देते हैं, सुनाए सर। If the Turkish government has decided to leak, you know what, of the Americans, पुतिन का कहना है कि टर्की has decided to leak the you know what of the Americans। अब इसका तर्जुमा करने से मेरी ज़बान जलती है और पैमरा का नोटिस भी आ सकता है और आखिरकार व्लादिमीर पुतिन जैसी शख्सियत के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। चुनाचे एक मैसेज है सिर्फ, आप ये मैसेज सुना दें प्लीज़ मिस्टर पुतिन के लिए। तौबा 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 वो और तौबा तौबा देखा गया है। तौबा 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 ये पहली दफा इस तरह हुआ है। तौबा 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 तौबा। तो ये थी सदर पुतिन की। अब अगर सदर ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो सिफारत खाने पीछे नहीं हो सकते। और एक चीज़ दिखा दो साहब, 26 नवंबर को पहली जंग अजीम की कोई एनिवर्सरी थी तो रशियन एम्बेसी इन यूके ने ये एक ट्वीट की, ज़रा आप देख लें अपनी स्क्रीन पर। ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 की पिक्चर और इसके अंदर एक रशियन सोल्जर है और उसके सामने एक छोटा सा बौना है, उसने तुर्किश लिबास में और उसने फैज़ पहनी हुई है। तो अब लड़ाई इस लेवल पर पहुंच गई है। अब एक बात इंटरेस्टिंग है वसत साहब, वो ये है कि जाहिर है कि रूस में एक मुहब्बल वतनी की लहर है अभी और ख़ास तौर पर बहुत मांग है एंटी टर्किश टी शर्ट्स की। बहुत बिक रही हैं, बिकती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मांग है लेकिन माल नहीं है, क्योंकि जो कपड़े जिस पे ये टी शर्ट्स बनती हैं वो तुर्की से आना है और तुर्की पे से कपड़े इंपोर्ट करने पर पाबंदी लग गई है। तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट साइड इफ़ेक्ट है इस लड़ाई का। ये जो आप कह रहे हैं ना बार बार कि ये कोई बचगाना लड़ाई है रूस और तुर्की में, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। सर अंदाज बचगाना है। हाँ, अच्छा, सीरियस अब ये मामला जो है वो फैल रहा है। आज की खबर है कि तुर्की के सदर एर्दोआन जब से शाह सुलेमान बरसिर इक़्तिदार आए हैं, सऊदी अरब में बादशाह बने हैं, तीसरा दौरा है उनका रियाद का और रियाद में तुर्की और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक
कोऑपरेशन काउंसिल कायम करने का ऐलान किया है ताकि फ़ौजी, इक़्तिसादी और सरमायाकाराना ताउन दोनों के दरमियान मजबूत हो सके। आपको याद होगा कि 60% तुर्क तेल और गैस कहाँ से आती थी? सऊदी से, रूस से आती गैस, बिल्कुल रूस से। अब सऊदी अरब ने कहा है बेटे डटा रहे, मैं हूँ ना दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑयल प्रोड्यूसर है, तो ये इसको उस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। शाम में तुर्की और सऊदी अरब के मफादात, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब सिनेरियो, 34 रुकनी जो सऊदी इत्तेहाद है उसका तुर्की कलीदी मेंबर है। तो चीज़ें कहाँ जा रही हैं? ये वही तुर्की और सऊदी अरब हैं जब मोहम्मद मुर्सी की मिस्र में हुकूमत बरतरफ की गई तो शाह अब्दुल्ला और उर्दवान में तकरीबन गालम गलोच का तबादला हुआ था, और उसके बाद आपको पता है कि भाई भाई होना कोई ऐसा मसला नहीं है। ये जो चौंकनी इत्तेहाद की मैं बात कर रहा हूँ, ये अभी तक मुहिम्मा बना हुआ है। अभी तो एक -1 भी हो गया है ना इसमें से। इंडोनेशिया जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, उससे बड़ी आसें उम्मीदें थी सऊदी अरब को कि ये कम से कम शामिल हो जाएंगे, हैं भी दूर दराज और ज़्यादा इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इंडोनेशिया ने गौर करने के बाद साफ साफ कह दिया है कि हमें यही नहीं पता कि ये इत्तेहाद किसके ख़िलाफ़ है और इसका गोल क्या है, इसका मंशूर क्या है, लिहाजा वी आर सॉरी, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते, इज़ाज़ी मेंबर भी नहीं बन सकते। मतलब फ्रेंडशिप। अच्छा वुसअत और ज़रार, मुझे ये लगता है जी वुसअत, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान भी जो है इस इत्तेहाद में को 12वें खिलाड़ी का ही किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि अभी तक कुछ चीज़ें क्योंकि सामने शायद सऊदी अरब की तरफ से नहीं आई जिसने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया, तो पाकिस्तान भी अभी तक इसी इंतज़ार में है कि जनाब कुछ आपने बना तो लिया है तो हमें बता तो देंगे करना क्या है। तो फ़िलहाल पाकिस्तान भी जो है वो साइलेंट ऑब्जर्वर के तौर पे ही बैठा हुआ है, और जैसे हम पहले भी कह चुके हैं शायद ये 34 रुकनी जो इस्लामी अब 33 रुकनी हो गया है क्योंकि इंडोनेशिया ने इससे निकल गया है। तो ये क्या कागज़ों तक ही नहीं, लेकिन जो 33 ममालिक आप कह रहे हैं उनमें भी अगर 22 ममालिक खामोश हैं या मुरव्वत उन्होंने कहा है जी जैसे आपकी मर्ज़ी, तो असल में तो ये 11 रुकनी इत्तेहाद रह गया ना यहाँ तक। तो अमली सूरत हाल ये है, मेरा ख्याल है तय ये हुआ 12वें खिलाड़ी हैं इसीलिए बाद खिलाड़ी की तो बात होगी, पहले आपको पता लगे कि आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं या फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, इसमें तो इतना भी क्लियर नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कराची से लोग अपनों के साथ ईद मनाने अंदरूने कराची से लोग अंदरूने कराची से, आपको चांद नवाब याद आ गए होंगे। चांद नवाब का ये किरदार इतना मशहूर हुआ था कि बजरंगी भाईजान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने चांद नवाब का किरदार अदा किया। इंडिया के लोग आज तक नहीं भूले, लेकिन जब से मोदी साहब लाहौर से वापस गए हैं इंडिया के लोग चांद नवाब को भूल चुके हैं, और अब वहाँ बल्ले बल्ले हो रही है पाकिस्तान के एक और रिपोर्टर कैसर खोकर की। तौबा तौबा फेम कैसर खोकर, यहाँ उनकी वीडियो ने उधम मचाया और अब इंडिया को तो जैसे बुखार हो गया है। इंडिया टुडे नामी चैनल ने कैसर खोकर से बाकायदा इंटरव्यू लिया, उसकी एक झलक देखी है। वीजे के 120 लोग जो है वो लाहौर में लैंड किया है। तोबा तोबा ये पहली दफा देखा गया है, और तोबा तोबा ये पहली दफा देखा गया है। अच्छा खोकर साहब, मुझे ये बताइए बार बार आपने तौबा 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 क्यों की? आपके रिपोर्टिंग स्टाइल में आप अक्सर करते हैं जी नहीं जी, बिल्कुल ये इसलिए है कि यह पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात थी कि भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जो फजाई हदूद के साथ साथ पाकिस्तान का जो आइन है उसको भी रोंद डाला और बगैर वीजे के आए। क्योंकि उसके थोड़ी देर पहले जब वो काबुल में थे भारत के वज़ीर आज़म, तो वहां उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर की और पाकिस्तान के खिलाफ जो है इल्जामात लगाए, जबकि पाकिस्तान में आकर उन्होंने बाकायदा तौर पर हाथ जोड़ दिए और वो भी बगैर वीजे के आए। और ये तोबा तोबा वाली बात थी। मैं आपको भी कहूंगा कि आप भी तोबा तोबा करें कि एक भारतीय वज़ीर आज़म जो सबसे बड़ी जमहूरियत का वज़ीर आज़म है, उसने पाकिस्तान जो है एक हमसाया मुल्क है, एक छोटा मुल्क है, उसके आइन को, उसके कानून को, उसकी जो इमिग्रेशन लॉज को उनको रोंद डाला है और बगैर वीजे के वो रायवेंड पहुंचे। और इसमें हमारे वज़ीर आज़म साहब खुद उनको लेकर गए। इससे बड़ी तोबा तोबा वाली बात है। मैं आपको भी कहूंगा आप भी तोबा तोबा करें और पाकिस्तानी कौम से भारत के वज़ीर आज़म इस पर माफी मांगे।
हालांकि मुशीर कौमी सलामती सरताज अजीज़ कस्में खा चुके हैं, रोज़ाना वो सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, कभी सेनेट में कभी कौमी असम्बली में, कि भाई 120 रुकनी जो वफ्द आया था मोदी के साथ, 11 लोगों को वीज़ा दिया गया, बाकियों को लाहौर एयरपोर्ट पे चाय पिलाई गई, जबकि मोदी साहब वापस रायबंद से उधर पहुंच नहीं गए। लेकिन जाहिर है कि कैसर खोकर की गुड्डी चढ़ी हुई है। तौबा मुझे साहब पता है, ये पहले ये क्लिप मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, और बहुत लोग कहते कि यार ये रियल हो ही नहीं सकता, ये रियल हो ही नहीं सकता, ये तो स्टेज है। आप देखें पीछे लोग हंस रहे हैं, और इतनी ड्रामेटिक एक्टिंग कौन करता है। फिर पता लगा कि ये असली है। मुझे अभी भी एक थोड़ा सा शक है कि ये कोई CGI या स्पेशल इफेक्ट्स का काम है, क्योंकि आप एक चीज नोट करें, ये सांस नहीं ले रहे, ये मुस्तकिल बोलते भी जा रहे हैं और काफी एनर्जी के साथ। जाली है या असली है, ये सेनेट और कौमी असम्बली वालों ने भी इस पे यकीन कर लिया है, और अब इंडिया में भी बुखार हो गया। मैं मान सकता हूँ, नहीं बिल्कुल असली है। एक एडवाइस है, अगर आप मुझे पता है कि आप थिएटर के बहुत शौकीन है, आप एक्टिंग के भी बहुत शौकीन है, यार इसको किसी तरह आप अपनी शागिर्दी, ज़रूरत ही नहीं है। हाँ। अगली जो फिल्म होगी किसी भी आमिर खान की या शाहरुख खान की, उसमें ये कैरेक्टर आ जाएगा, कैरेक्टर आएगा ना, इसका तो कुछ नहीं बनना। मैं कह रहा हूँ इसमें बहुत टैलेंट है, आप इसे ग्रूम करें। थिंक अबाउट इट जी। वो लेकिन ज़रार और वसत मुझे ये बताए, मैं क्योंकि सारी ज़िंदगी खुद भी रिपोर्टिंग की है, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो टेलीविज़न मीडियम है उसमें ये तौबा तौबा किए बगैर भी बहुत से लोग ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। तो बिकॉज़ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो, उसके बाद अगर रिपोर्टर को खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए बस आपने बोलना है, तो फिर तो और वो बेचारा कहता भी रहे कि जनाब मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी रुक जाएं, लेकिन उसे कहा जाता है कि नहीं, यू आर लाइव, आपने कुछ ना कुछ तो बोलना है। तो ये मेरे ख्याल में शरीफ आदमी था, इसने कहा कि जनाब बोलना ही है तो क्यों ना कोई एंटरटेनमेंट का सामान कर दिया जाए, वरना आपको पता है कि मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा जो अक्सर एटलीस्ट कराची में गाड़ियों के पीछे लिखी हुई आती है, वो है डोंट जेलस यार, डोंट जेलस। हाँ मुझे पता है कि आप अभी आपसे रहा नहीं जा रहा कि एक बीपर देखे हाँ पूरी दुनिया पर छा गया और आप मतलब पूरी जिंदगी बीपर्स देख रहे हैं, लेकिन इस शोहरत को आप हासिल ना कर सके। आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी इतना नहीं। कुछ और खबर है मेरे पास तो नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग से तौबा मैं तो कह रहा हूँ। चले आप भी कोई बता दें कोई तौबा वाली खबर, हम भी शामिल होते हैं इसमें। देखिए खैर मेरी ख़बर तो थोड़ी डिफरेंट थी। वो पाकिस्तान के जो टॉप लेग स्पिनर हैं इस वक्त यासिर शाह, उनके बारे में ज़ाहिर है सबको पता है ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल में उनका डोप टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है, और ICC ने अब डोप टेस्ट की रिपोर्ट PCB को भी भेज दी और कहा है अब PCB के पास सिर्फ 7 दिन हैं कि वो अपील करें या तो इस फैसले के ख़िलाफ़, या चैलेंज करें, या कुछ ना कुछ ऐसी तावील दें जो ICC को काबिल कबूल हो, वरना यासिर शाह पर पाबंदी लग सकती है। तो ये जो ममनुआ अद्वियात वाला मसला है, ये बहरहाल हमारी क्रिकेट से भी चिपका हुआ है, दूसरे ममालिक के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन जो तावील पेश की गई यासिर शाह की जानिब से कि जनाब मुझे ब्लड प्रेशर था और मैंने जो है अपनी बेगम की दवा खा ली, तो ये चीज़ अब प्रोब करने की है। और जो PCB से कंसर्न हैं सोर्सेज और रिपोर्टर्स, उनसे भी मेरी बात हुई है, तो उनका ये ख्याल है कि बड़ी मुश्किल होगी PCB के लिए ये साबित करना कि यासिर शाह जो है वो बिल्कुल इनोसेंट हैं इस मामले में, क्योंकि ज़ाहिर है एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को पता होता है, और ख़ास तौर पे इन रीसेंट ईयर स्पोर्ट्स में डोपिंग जो है बहुत ज़्यादा इन हो चुकी है, और तमाम खिलाड़ियों को बताया जाता है कि जनाब ये ममनुआ अद्वियात हैं जो आपको इस्तेमाल नहीं करनी, जिसमें परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स भी आती हैं, स्टेरॉइड्स भी हैं और दूसरी चीज़ें भी हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। हाँ, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, तो मैं एक बात की वजाहत करूँ, क्योंकि क्रिकेट के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता, डोप के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो ये जो ड्रग है ये एक डायोरेटिक है, ये इन एंड ऑफ इटसेल्फ परफॉर्मेंस एनहांसिंग नहीं है। ऐसे क्या होता है कि आपको पेशाब बहुत आता है, आपका सिस्टम फ्लश आउट हो जाता है, तो ये ली जाती है जब आप किसी और ड्रग को छुपाना चाहें, बेसिकली कवर करना चाहिए। मैं बस इतना ही बताना चाह रहा था, एंड दैट्स ऑल फॉर मी। केस वाइंड अप, केस मेरा तो केस वाइंड अप हो गया। इजाजत इजाजत ही ले लेते हैं। खुदा हाफिज।